हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो आपकी यूनिट सेकंड है जो अभी हमारी चल रही है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स वाली, उसका ये पार्ट थर्ड होने वाला है। 2 पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ और लास्ट पार्ट में मैंने आपको कराया था टेक्निक्स जो कि आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक है, और इसमें अब आपकी मैं डिस्काउंटिंग टेक्निक्स कराने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी टेक्निक आती है दैट इज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। देखो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या होता है, जैसे हमारा पे बैक पीरियड था ना, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी सेम ही होता है। बस इसमें क्या होता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। हमने पढ़ा था कि पे बैक पीरियड जो नॉर्मल पे बैक पीरियड होता है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, बट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। मतलब जो भी हमें फ्यूचर में कैश मिलने वाला है, हमारी जो फ्यूचर वैल्यू है ऑफ द कैश फ्लो, ठीक है, उसकी ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता है और उसके बाद ही हमारा जो पे बैक पीरियड है वो बताता है। ठीक है, तो इसकी एडवांटेज अगर हम देखें तो इसकी एडवांटेज क्या है, कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फोकस ऑन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्योंकि कब तक हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी उस चीज़ पे फोकस करता है। इसके अलावा ये रिस्क असेसमेंट टूल है। देखो अगर मेरा पे बैक पीरियड जो है वो 3 है और एक मेरा पे बैक पीरियड है 4, तो तुम बताओ कौन से वाले में रिस्क ज़्यादा है। ऑफ कोर्स 4 वाले में, क्योंकि 4 वाला जो मेरा पे बैक पीरियड है वो उसका मतलब ये है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो 4 साल में वापस आएगी, बट यहाँ पे मेरी 3 साल में ही वापस आ जाएगी। अब मान लो कि 3 और 4 साल के बीच में जो ये 1 साल पड़ा, इसमें कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से चीज़ें पूरी ख़राब हो गई, तो जितना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिस्क ज़्यादा होगा। तो ये रिस्क असेसमेंट टूल भी है। देन यूजफुल फॉर कंपेयरिंग अ प्रोजेक्ट, ये 2 से 3 प्रोजेक्ट को कंपेयर करने में भी यूजफुल होता है। वो कैसे होता है जब हम क्वेश्चन करेंगे तुम्हें पता चल जाएगा। देन वी हैव द डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है कि ये इग्नोर कर देता है कैश फ्लो आफ्टर पे बैक पीरियड। मान लो 3 साल के अंदर मेरा पूरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस आ गया, तो उसके बाद 4th ईयर में या 5th ईयर में जो मेरा कैश आया होगा उसको तो काउंट ही नहीं करता, उसको इग्नोर कर देता है, सेम एज पे बैक पीरियड। नो डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी को तो डायरेक्ट मेजर ही नहीं करता। एंड वी हैव अ आर्बिट्री कट ऑफ। मतलब देखो मेरा पे बैक पीरियड जो है एक प्रोजेक्ट का, वो मान लो 3 ईयर आया, ठीक है। अब मैं इसे कंपेयर करूंगी किससे, जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया है। अब ये जो स्टैंडर्ड मैं सेट करूंगी, मान लो मेरा 4 ईयर मैंने स्टैंडर्ड सेट कर रखा था, ये मैंने खुद से ही तो सेट किया है, इसका कोई एक ऐसा कोई फॉर्मूला थोड़ी है या मैंने कोई साइंटिफिक टेक्निक लगा के तो ये निकाला नहीं है, तो इट इज़ आर्बिट्री कट ऑफ। एंड द लास्ट इज कॉम्प्लेक्स टू कंप्यूट। अगर मैं पहले वाले पे बैक पीरियड टेक्निक से देखूँ तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ऑफकोर्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स तो है कैलकुलेट करने में। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है, इसे एक बार पढ़ लेते हैं फिर हम इसे सॉल्व करने चलेंगे। देखो, दादा भाई इंडस्ट्री वांट टू रिप्लेस इट ओल्ड मशीनरी विद न्यू मशीनरी दैट इज फुल्ली ऑटोमेटिक एंड बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी। दे हैव द 2 मशीनरी, 2 मशीनरी उनके पास अवेलेबल है, ठीक है, और दोनों की जो कॉस्ट है वो 5 लाख है। तो हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई वो हो गई हमारी 5 लाख, 5 लाख। अब दोनों ही मशीनरी इक्वली गुड है और कितना कैश फ्लो ये दे रही है वो हमें यहाँ पे दे रखा है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारी पे बैक पीरियड होता है, पे बैक पीरियड टेक्निक जो है वो हमेशा कैश फ्लो पे निकलती है, प्रॉफिट पे नहीं निकलती। तो अगर हमें कैश फ्लो नहीं दे रखा होता, प्रॉफिट दे रखा होता तो हमने ना फिर कैश फ्लो निकालना पड़ता। अब ये कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट होता है, तो पहली यूनिट 1 की वीडियोस जाके देखो, तुम्हें मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% है। अभी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, यही हमारा डिस्काउंटिंग रेट होता है और इसी की वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें बताना है कि कौन सी मशीनरी जो है वो हमें लेनी चाहिए फॉर रिप्लेस करने के लिए अपनी पहली वाली मशीनरी को, और हमें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का मेथड लगाना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे मैंने पूरी एक टेबल बना ली है। आप लोगों को भी एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे ना, तो टेबल बना के और तभी सॉल्व करके आना है, क्योंकि बहुत ही सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड रहता है। तो यहाँ पे मैंने जो भी क्वेश्चंस में वैल्यू थी, कैश फ्लो ऑफ मशीन पी, कैश फ्लो ऑफ मशीन क्यू, वो सब कुछ लिख लिया है। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो दे रखी थी 12%। तो तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल है ना उसको उठाना है, और वहाँ पे जो 12% का रेट लिखा हुआ है वो देखनी है टेबल में, और उसकी जितनी भी वैल्यू है 5 साल तक वो सारी वैल्यूज तुम्हें लिख लेनी है। तो देखो अगर मेरे पास यहाँ पे टेबल है तो मैं उसमें से वैल्यू देख के लिख रही हूँ, दैट इज 0.89
0.29 पहले ईयर की, और सिमिलरली दूसरी ईयर की 0.7972 है। देन फॉर द नेक्स्ट ईयर वी हैव 0.7118, उसके बाद 0.6355, देन वी हैव 0.5674। अब घबराने की कोई बात नहीं है, ये जो वैल्यूज़ है ना ये तुम्हें याद नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हें वहाँ टेबल लेके जानी है, अपनी ले जाना, या फिर तुम्हें एग्जाम में भी मिलती है, बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अपनी लेके जाना, क्योंकि कई बार वो बहुत लेट पे टेबल देते हैं और तब तक तुम्हारा टाइम निकल चुका होता है। ठीक है, वैसे ये कैलकुलेटर से भी वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है, और कैलकुलेटर से नहीं समझ आ रहा कैसे कैलकुलेट होगी तो कमेंट कर देना, मैं सिखा दूंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ये जो कैश फ्लो हमारा था मशीनरी पी का और मशीनरी क्यू का, तो हम क्या करेंगे, इस कैश फ्लो की मल्टीप्लाई कर देंगे ये डिस्काउंटेड फैक्टर से। सो 1,30,000 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.8929 से, तो हमारी वैल्यू आएगी 1,1677। सिमिलरली जब हम 1,80,000 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.7972 से, तो वैल्यू आएगी 1,43,469। ठीक है, देन वी 69 नॉट, इट्स 96, सॉरी गाइस गलती हो गई, इट्स 96। ठीक है, सिमिलरली हम बाकी वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, यहाँ पे मैंने एस लिखा है, दैट इज सैल्वेज वैल्यू। अगर तुम क्वेश्चन देखो तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू दे रखी है। अब तुम बताओ कि जब इसकी जो लाइफ है वो 5 ईयर की है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो सैल्वेज वैल्यू है वो भी हमें 5th ईयर में ही वापस मिलेगी। तो जब हम सैल्वेज वैल्यू को डिस्काउंटेड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन से वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, सोचो बताओ। ऑफ कोर्स जो 5th ईयर वाला फैक्टर है, तो हम 80,000 और 90,000 दोनों की मल्टीप्लाई इसी वाले फैक्टर से करके लिखेंगे। सो वी विल गेट द वैल्यू 45,392 फॉर द मशीनरी पी, एंड फॉर द मशीनरी क्यू इट विल बी 51,066। ठीक है, यहाँ तक हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई दोनों मशीनरी की। लेकिन हमारा जो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला है, पे बैक पीरियड में हम कैसे निकालते हैं, A + B/C। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जो मैंने पहले भी तुम्हें सिखाया। इसका मतलब क्या है, A वो ईयर होता है जिसके बीच में हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, और अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी पूरी एक साल में नहीं, मतलब कुछ एक पूरा नहीं आ रहा होता है, जैसे कि हमारी 5 लाख है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बट तुम्हें कहीं पे यहाँ दिख रही है 5 लाख नहीं, तो हमारा ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें ना क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव वैल्यू मतलब क्या, फर्स्ट ईयर वैल्यू, सेकेंड ईयर में जब मैं इसे लिखूंगी तो ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू करके मैं लिखूंगी। तो अब हम ना क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालते हैं पहले इसकी, उसके बाद ही हम अपना फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो जो पिछली स्क्रीन है उसको मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो हम यही वाली वैल्यू लिखेंगे कैश फ्लो ऑफ द मशीनरी पी के लिए। तो जब ये वाली वैल्यू क्या है, दैट इज 1,16,077। लेकिन जब मैं सेकेंड ईयर में लिखूंगी तो सेकेंड ईयर में मैं ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू करके लिखूंगी। अब कैलकुलेटर एटलीस्ट तुम्हारे पास होना चाहिए, पेन कॉपी नहीं है तो, ताकि तुम मेरे साथ साथ कैलकुलेशन कर सको। तो जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखूंगी तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, देन मैं ऐसी फर्दर मल्टीप्लाई करूंगी और सारी वैल्यू यहाँ पे लिखूंगी। तो देखो मैंने सारी वैल्यू यहाँ पे लिख लिया, आप अपनी कैलकुलेशन करके देख लो कि वैल्यू मैच कर रही है या नहीं कर रही। अब देखो हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी, हमारे क्वेश्चन में हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखी थी 5 लाख। तो अब मुझे ये देखना है कि कौन से वाले ईयर में मेरे पूरे 5 लाख मेरे को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मशीनरी पी के लिए देखते हैं। तो कहीं पे मिल रहे हैं मैम 3 से 4 ईयर के बीच में कहीं पे मिल रहे हैं, बट हमें एग्जैक्टली नहीं पता। तो जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में बताया था, सॉरी जैसे कि मैंने पे बैक पीरियड टेक्निक में आपको बताया था पिछली वीडियो में, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, पहले तो 3 ले लेंगे। 3 हमारा वो पीरियड है जहाँ पे हमें ये पहली वैल्यू मिली। अब देखो ये वैल्यू इतना अमाउंट मिलने के बाद 5 लाख मिलने के लिए हमारे पास कितनी वैल्यू कम रह गई है। तो मैं 5 लाख में से ये वाली वैल्यू माइनस करूँगी, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19,769। ठीक है, और मैं इसे डिवाइड करूंगी जो 4th ईयर की मेरी वैल्यू है, ये वाली क्यूमुलेटिव वैल्यू से नहीं, जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू कौन सी है, ये वाली जो वैल्यू है। ठीक है, तो मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगी, डिवाइड बाय 1,52,520। अब देखो डिवाइड करके मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.13 ईयर। इसका मतलब क्या है कि इतने साल में जो मेरे को ये है
मशीनरी पी वो मेरे को इतने साल में मेरा जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो पे बैक कर देगी। बट इफ आई टॉकिंग अबाउट द मशीनरी क्यू, तो हम मशीनरी क्यू की भी ऐसी ही कैलकुलेशन करेंगे। मशीनरी क्यू में मेरा जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर पे ही, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर के बीच में मुझे मेरे 5 लाख मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी 2 प्लस, अब इतना पैसा मिलने के बाद सेकेंड ईयर में मेरे कितना अमाउंट रह गया है मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को पे बैक करने के लिए। तो मैं क्या करूँगी, 5 लाख में से ये वाली वैल्यू माइनस करूँगी, तो मेरे पास जो अमाउंट आएगा दैट विल बी 65,675, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो मेरी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है ऑफ द थर्ड ईयर, जो एक्चुअल वैल्यू मेरी आई है थर्ड ईयर की। तो एक्चुअल कैश फ्लो ऑफ द थर्ड ईयर कितना है ये, तो मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगी, ठीक है, 1,35,242। तो मेरे पास जो आंसर आएगा इट विल बी 2.49 ईयर्स। अब हम करेंगे कंपैरिजन। मेरी मशीनरी पी मेरे को जो अमाउंट वापस कर रही है वो इस ईयर में कर रही है, और मशीनरी क्यू मेरा जो आर वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। तो ऑफकोर्स हम कौन सी चुनेंगे, जो मुझे जल्दी मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस कर दे, सो वी विल गो फॉर अ मशीनरी क्यू। देखो, जब तुम पूरा आंसर करके आओगे ना अपना, तुमने पूरी कैलकुलेशन कर दी, सब कुछ कर दिया, उसके बाद जो तुमसे फाइनली पूछा गया कि कौन सी मशीनरी तुम्हें लेनी चाहिए, वो भी तुम्हें नीचे लिख कर आना है। इसे छोड़ के मत आ जाना, वरना नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट टेक्निक आती है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें क्या बताती है, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। मतलब जितना पैसा मेरा गया और जितना पैसा आया, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के मैं उसे माइनस कर दूंगी, तो मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता है, देखो, अगर मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी उस प्रोजेक्ट को, अगर मेरी जीरो है तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, बट अगर नेगेटिव है तो मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगी, ठीक है। यही मेरे को नेट प्रेजेंट वैल्यू में इसमें पढ़ना है, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो, रसूल अहमद मील्स लिमिटेड इज प्लानिंग टू बाय मशीनरी ऑफ 9 लाख, the earning from which before charging depreciation and tax for the next 5 years is given here। अब ध्यान देना, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ना, वो हमारी कैश फ्लो पे निकलती है। अभी हमने देखा क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, बट यहाँ पे हमें अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा है, ठीक है। तो हमें कैश फ्लो इससे निकालना पड़ेगा। अब कैश फ्लो इससे कैसे निकालते हैं वो मैं ऑलरेडी तुम्हें फर्स्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ, फर्स्ट यूनिट की, तो मैं इसे दोबारा नहीं कर रही। मैं डायरेक्टली कैश फ्लो जो आ रहा है वो मैं दिखा दूंगी, ठीक है। अगर तुम्हें फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो हियर आई हैव अटैच्ड द आंसर्स, तुम इसे देख सकते हो कि कैसे इसे निकाला है, रोक के मैं तुम्हें यहाँ से कैश फ्लो जब निकल जाएगा उसके बाद आगे का कराऊंगी, ठीक है। सो लेट्स डू द आंसर। तो देखो, मैंने क्वेश्चन से ईयर्स लिख लिए, उनका जो भी ये दे रखा था अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स की सारी वैल्यू लिख ली। जब मैं इसको प्रॉपर कैलकुलेट कर लूँगी, जो मैंने अभी आपको दिखाई, प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ये आएगा, ठीक है। अब हमारी जो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है, इट इज़ वी हैव दैट 12%, हमें 12% जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है, ठीक है। तो मतलब ये है कि हमें 12% हमारा ये डिस्काउंटिंग रेट है। अब इस पे जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में की, मैंने सारी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब हम कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए कैश फ्लो की मल्टीप्लाई इन फैक्टर्स से करेंगे। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 2,64,000 इंटू 0.8929 वी विल हैव 2,35,726। Similarly we will have 2,38,363, और ऐसे ही मैं बाकी वैल्यूज़ पूरी लिखूंगी। तो देखो, मैंने सारी जो प्रेजेंट वैल्यू है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स वो लिख ली है। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला क्या था नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। सो इट इज़ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब कैश आउटफ्लो कितना है ये तो हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करी है, 9 लाख की, तो कैश आउटफ्लो तो हमारा 9 लाख हो गया। अब इनफ्लो मतलब ये हमारा टोटल जो यहाँ पे आएगा इन सबको ऐड करके, दैट विल बी आर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो जब मैं इन सबका टोटल करूंगी, आई विल गेट द वैल्यू एज 11,10,033, ठीक है। यहाँ पे ये मिटा देती हूँ, और इसमें से मैं माइनस करूँगी हमारा 9 लाख, तो हमारे पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इट विल बी 2,10,033
33, 2,10,033, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब तुम खुद देखो हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और जैसे कि मैंने तुम्हें क्राइटेरिया बताया है, अगर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब हम इस मशीनरी को बाय करेंगे। अब आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन भी अटैच किया है ताकि आप अच्छे से देख सको और समझ सको, ठीक है। अब ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है, वो पढ़ लेते हैं, रिलेशन बिटवीन नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटेड रेट। डिस्काउंटेड रेट मतलब जैसे कि अभी हमारा 12% था, अगर ये 12 से बढ़ के 13% हो जाए ना तो हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो घट जाएगी। इसका मतलब क्या है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू, ठीक है। देन मेरिट क्या है नेट प्रेजेंट वैल्यू की, कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिकॉग्नाइज करती है, पहली तो यही है। कैश फ्लो पे बेस्ड है, प्रॉफिट पे बेस्ड नहीं है, सारे कैश फ्लो को लेती है, जैसे पे बैक पीरियड सब सारे कैश फ्लो को नहीं लेता था, ये सारे कैश फ्लो को लेती है, ठीक है। और डिस्काउंटेड रेट हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव द डिमेरिट, कि देखो डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने में और अप्लाई करने में, कैलकुलेशन में टाइम तो लगता है। सेंसिटिव टू द डिस्काउंट रेट, मतलब देखो हमारा अगर 12% से डिस्काउंट 13% हो जाए या फिर 25% हो जाए मान लो, तो हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ना वो निगेटिव में चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि सेंसिटिव है, अगर डिस्काउंट रेट चेंज हो रहा है तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू बिल्कुल चेंज हो जाएगी, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट टेक्निक दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ना नेट प्रेजेंट वैल्यू मैथड का ही एक दूसरा वेरिएंट है, जहाँ पे हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड करती है, ठीक है। वहीं पे हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो हमें रिलेटिव वैल्यू प्रोवाइड करती है। रिलेटिव वैल्यू मतलब मान लो कोई एक प्रोजेक्ट है वो तुम्हारा 9 लाख का है, उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 9 लाख की है, तो ऑफकोर्स उससे जो कैश फ्लो होगा वो थोड़ा मीडियम रहेगा। बट एक प्रोजेक्ट है जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 25 लाख की है, तो नॉर्मल बात है उसका जो कैश फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा। बट अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ऑफकोर्स आप 25 लाख वाला जो प्रोजेक्ट है उसे ही सेलेक्ट करोगे। बट आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस आ रहा है ना, तो इसलिए हम नेट पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कंपैरिजन में या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। इसे प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो या वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशियो भी बोला जाता है, ठीक है। इट इज़ वेरी यूजफुल टूल फॉर रैंकिंग अ प्रोजेक्ट बिकॉज इट अलाउ क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ वैल्यू क्रिएटेड पर रुपी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इट इज कॉल्ड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, वही चीज़ जो मैंने समझाई 9 लाख और 25 वाली। देखो अब इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता है, तो पीआई का फॉर्मूला क्या है कि जो आपकी टोटल प्रेजेंट कैश इनफ्लो आया, अभी हमने प्रेजेंट कैश इनफ्लो कैलकुलेट किया था ना, उसे हम डिवाइड कर देते हैं आउटफ्लो से। नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, बट यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इनका रेशो लेते हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं। अगर हमारी पीआई ग्रेटर देन 1 है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रोजेक्ट, 1 भी है तो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट अगर लेस देन 1 है तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसे पढ़ लेते हैं फिर इसे सॉल्व करेंगे। कंपनी वांट टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई। इनिशियल आउटले ऑफ टू प्रोजेक्ट, देखो इनिशियल आउटले चेंज है यहाँ पे, दोनों का अलग अलग है, रिस्पेक्टिवली फॉर एक्स एंड वाई। स्क्रैप वैल्यू भी दोनों की डिफरेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% दे रखी है और हमें एनुअल कैश फ्लो दे रखा है, तो हमें अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली हमें कैश फ्लो दे रखा है। हमें क्या बताना है कि हमें ये बताना है कि इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में से हमें कौन सा वाला प्रोजेक्ट लेना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट क्या होता है, जहां एक के सिलेक्शन पे दूसरे का रिजेक्शन हो, मतलब अगर मैं प्रोजेक्ट एक्स सेलेक्ट करूंगी तो ऑफकोर्स मैं प्रोजेक्ट वाई रिजेक्ट कर दूंगी। दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में जो सारी वैल्यूज हमें दी हुई थी मैंने टेबल में मेंशन कर दी है, और यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल थी रेट ऑफ 14% की 5 साल की, मैंने सारी वैल्यूज निकाल के लिख ली है। आप भी देख सकते हो कि आपके पास अगर टेबल है तो वहाँ पे सारी वैल्यू मेंशन है। अब जब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है प्रोजेक्ट एक्स की, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगी, 10,000 की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी 8,772। सिमिलरली जब मैं 80,000 की मल्टीप्लाई करूँगी तो वैल्यू विल बी 61,560। ऐसी जब मैं 2,44,000 की मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1,64,700। सिमिलरली मैं सारी वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करूँ तो देखो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट एक्स की भी सारी वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करके और प्रोजेक्ट वाई की भी सारी लिख ली है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे रेड कलर से अलग में कुछ लिखा है, ध्यान दो इस पे। देखो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू थी क्वेश्चन में हमारे, मैं तुम्हें एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू दे रखी थी,
20,000 की एंड 30,000 की, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को, भले ही वो टेबल में नहीं थी बट इसे भूलना नहीं है। और तुम्हें ये भी पता है कि स्क्रैप वैल्यू हमारी 5th ईयर में ही वापस होगी, तो हमने 5th ईयर वाले फैक्टर से इसकी मल्टीप्लाई करी है और इसीलिए मैंने इसे रेड कलर में मेंशन किया। अब देखो हमारा जो पीआई का फॉर्मूला था वो क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है, अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज हमने निकाल ली है, अब हम इनका कर लेते हैं टोटल ताकि हमारे पास आ जाए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो जब हम इनका टोटल करेंगे फॉर प्रोजेक्ट एक्स का टोटल जब हम करेंगे प्रोजेक्ट एक्स का, तो हमारे पास जो टोटल करके वैल्यू आएगी इट विल बी 4,34,229। जिन लोगों के पास भी कैलकुलेटर है, जो समझदार बच्चे और मेरे कहने पे उन्होंने कैलकुलेटर निकाल के बैठा है, कैलकुलेट करो, ठीक है। प्रोजेक्ट वाई का जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 805,869, ठीक है। कितना देखो डिफरेंस है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है, बट जब हम पी आई कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है कि हमारा रिजल्ट अलग आ रहा हो जितना हम देख रहे हो, ठीक है। अब हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो तो हमारे पास आ गया दोनों का। आउटफ्लो हमारे पास ऑलरेडी ये है 3,10,000 एंड 5,90,000। तो जब मैं कैलकुलेट करूंगी, पहले हम ले लेते हैं प्रोजेक्ट एक्स की जब मेरी कैलकुलेशन होगी तो फॉर्मूला हटा देती हूँ, फॉर्मूला तो ऑलरेडी अब तुम लोगों को समझ ही आ गया है। तो कैलकुलेशन में जो मेरी इनफ्लो की वैल्यू है दैट इज 4,34,229 और आउटफ्लो की वैल्यू यहाँ पे मुझे दे रखी है 3,110। अब जब मैं इसे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 1.401, ठीक है। और जब मैं प्रोजेक्ट वाई के लिए सेम चीज़ करूंगी, हमारी इनफ्लो की वैल्यू कितनी थी 805,869 डिवाइडेड बाय आउटफ्लो इज दैट इज 5,90,000। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इट विल बी 1.366, ठीक है। देखो हमने जो कैश इनफ्लो देखा कितना ज़्यादा डिफरेंस था, यहाँ 10,000 है या 1,20,000 है, बट जब हम सिलेक्शन करेंगे, अब तुम देखो कौन सी वैल्यू पी आई की ज़्यादा आ रही है, तो पी आई की वैल्यू फॉर अ प्रोजेक्ट एक्स इज ग्रेटर देन फॉर अ प्रोजेक्ट वाई, ठीक है। तो हम प्रोजेक्ट एक्स को सेलेक्ट करेंगे, इसीलिए हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जहाँ पे हमारी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है, हमारा जो आउटफ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होती है, वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ही हमारा बेस्ट होता है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। देन द नेक्स्ट टेक्निक वी हैव इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिटरमाइंड when present value of cash inflow equal present value of cash outflow, मतलब जो हमारी इनफ्लो की वैल्यू है वो आउटफ्लो की वैल्यू के जब बराबर हो जाती है, वहां पे हमारा IRR निकल के आता है। देखो जहां देखो अब सिंपल हमें पता है कि डिफरेंस जो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है वो क्या होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस। तो जहां पे हमारा IRR होगा ना, वहां पे हमारी जो NPV की वैल्यू होगी वो हमेशा जीरो होगी। NPV जीरो होगी तभी तो हमारा ये इनफ्लो आउटफ्लो इक्वल हो पाएगा, ओके। अब IRR कैलकुलेट करने के ना मैंने दो पार्ट में से डिवाइड किया है। सबसे पहले जहां पे तुम्हारा कैश इनफ्लो इक्वल हो, मतलब हर साल तुम्हारे पास सेम अमाउंट आ रहा हो, मतलब हर साल तुम्हें 10,000 रुपीज़ आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी 10,000 आ रहा है, थर्ड ईयर में भी, उस केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं, और सेकंड केस जहाँ पे तुम्हारा कैश इनफ्लो इक्वल ना हो उस केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, पहले क्वेश्चन इज अ प्रोजेक्ट प्रपोजल दैट एंटाइल इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 is expected to provide an annual cash flow of 12,000 for a period of 6 year. टाइम पीरियड 6 ईयर का है, 12,000 रुपये हर साल देगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करके बताना है हमें, सिंपल। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें दी हुई है इस क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। तो हमें दिया क्या है कि हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो है 50,000 रुपीज़ की, एनुअल कैश फ्लो हमारा दे रखा है 12,000, हमारा टाइम पीरियड दे रखा है 6 ईयर, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा देखो, मैं इसे 3 स्टेप में सिखाऊंगी। तो सबसे पहला हमारा स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 हमारा स्टेप 1 है कि हम
PVIF ए फैक्टर कैलकुलेट करें। PVIF फैक्टर हम अब तक देखते आ रहे थे, बट ये एन्यूटी फैक्टर है। एन्यूटी मतलब इसकी टेबल अलग होगी। इसे हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा जो कैश फ्लो है, एनुअल कैश फ्लो है, वो इक्वल होता है, तब हम इसे यूज़ करते हैं। तो क्योंकि हमारा हर साल 12,000 है, इसलिए अब हम ये वाली टेबल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये फैक्टर कैलकुलेट करना होता है। मैम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, अभी मैंने बताया, क्वेश्चन अभी लिखा भी है, दैट इज 50,000, और हमारा एनुअल कैश फ्लो है 12,000। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.1667। अब तुम ये वाली टेबल उठाओ अपनी और देखो कि 6 ईयर पे कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें ढूंढना है, कि 6 ईयर पे कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तुम्हारी ये वाली वैल्यू तुम्हें मिल रही है। हो सकता है कि तुम्हारी ये वैल्यू तुम्हें एग्जैक्टली ना मिल रही हो, तो जिन इंटरेस्ट ऑफ रेट के बीच में ये वैल्यू मिल रही है वो वाले इंटरेस्ट रेट ढूंढो और मुझे बताओ। देखो मैंने यहाँ पे टेबल का स्क्रीनशॉट भी लगाया है, तो 11% एंड 12% के बीच में ही तुम्हारी ये वैल्यू लाई कर रही है। 4.1667 यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू लाई कर रही है। अब हमें दो इंटरेस्ट रेट मिल गए। अब हम करेंगे इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का फॉर्मूला होता है, अब हम वैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारा स्टेप 3 है कि हमें इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाना है। ये होता है हमारा इंटरपोलेशन का फॉर्मूला, इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें इंटरेस्ट रेट लेना होता है। अब इंटरेस्ट रेट तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम 11% भी ले सकते हो या 12% भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। देन उसके बाद PVIA फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने 11% यहाँ पे लिया है तो उसका फैक्टर लिख दो, अगर तुमने 12% लिया है तो उसका फैक्टर लिख दो, माइनस जो फैक्टर हमने कैलकुलेट किया। जैसे इस क्वेश्चन में हमने कौन सा फैक्टर कैलकुलेट किया है, 4.1667, जो हमारी वैल्यू आई है वो हमारी यहाँ आ जाएगी। उसके बाद PVIF टेबल की हेल्प से हमारा जो लोअर रेट का इंटरेस्ट फैक्टर है, मतलब 11% पे जो इंटरेस्ट फैक्टर आया है वो यहाँ लिखा जाएगा, और जो 12 पे आया है वो यहाँ लिखा जाएगा। एंड देन वी हैव चेंज इन अ इंटरेस्ट रेट, मतलब 11% माइनस वो 12% माइनस 11% चेंज इन इंटरेस्ट रेट। मैम समझ नहीं आ रहा, अभी देखो हम पूरा ना सॉल्यूशन करेंगे तब तुम्हें ये पूरा समझ आ जाएगा। तो यहाँ मैंने 11% लिया है, 11% प्लस, अब 11% का जो मेरा फैक्टर था मैं वो लिखूंगी 4.2305 माइनस जो हमने फैक्टर कैलकुलेट किया था जो आया था 4.1667, वो मैंने लिख दिया। देन फिर से 11% वाला फैक्टर लिखा जाएगा माइनस मेरा जो 12% वाला फैक्टर है, दैट इज 4.114, और चेंज इन इंटरेस्ट रेट कितना है, सिर्फ 1% का। तो जब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास आएगा 11.54%। यही हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो हमें 3 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप क्या है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो वाला फॉर्मूला लगाना है, दिस इज स्टेप 1। देन जो भी हमारा PVIF आएगा उसे मुझे टेबल में से देखना है और इंटरेस्ट रेट निकालना है कि कौन से इंटरेस्ट रेट के बीच में वो मिल रहा है, दैट इज स्टेप 2। देन स्टेप 3 क्या है कि हमें इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जहाँ पे हमारा कैश इनफ्लो इक्वल नहीं होता। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है दैट द कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट विच कोस्ट 10,000 और कैश इनफ्लोज हमारे ये रहे। अब कैश इनफ्लोज तुम देख ही रहे हो इक्वल नहीं है, 1,000, 1,000, 2,000, 10,000, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा 14% है। अब हमारा ना पहला स्टेप इसमें बिल्कुल सेम होगा जैसे हमने अभी किया। हम क्या करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देंगे एनुअल कैश फ्लो से। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, 10,000 डिवाइडेड बाय जो हमारे एनुअल कैश फ्लो आ रहा है उसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये मतलब एवरेज करके इसका 1,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 डिवाइड बाय 4, उससे हम इसे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये फैक्टर आ गया। अब हम इस फैक्टर को फिर से देखेंगे कि ये किस इंटरेस्ट रेट के बीच में फॉल कर रहे हैं, एंड वी कम टू नो कि ये 15 और 16% के बीच में फॉल कर रहा है। अब यहाँ से हमारा प्रोसेस चेंज होता है। देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें 16 और 15% में हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो मैंने अभी तुम्हें ऊपर सिखाई थी नेट प्रेजेंट वैल्यू। बट इसमें क्या है कि आपका हमें ये देखना होता है कि एक फैक्टर पे तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आए और दूसरे फैक्टर पे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आए। बट जब तुम कैलकुलेट करोगे ना इस पे, तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारी दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना होता है।
अब हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ भी रेंडमली उठा के कोई एक इंटरेस्ट रेट लेना होता है और वहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके देखनी होती है कि क्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रही है। जैसे मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड्स यूज़ करे एंड आई कम टू नो कि 10 एंड 11% पे मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आएगी और फिर मैं आगे इंटरपोलेशन करूँगी। तो मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें थी वो मैंने टेबल में डाल दी है, बट तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ये जो PVIF फैक्टर मैंने यहाँ पे लिया है, ए फैक्टर नहीं लिया है, PVIF ए फैक्टर नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि देखो हमारा जो ये कैश फ्लो है वो अलग अलग है, एन्यूटी नहीं है। पिछले केस में एन्यूटी था तो मैंने कैलकुलेशन में भी वैसे सब किया था। ये चीज़ ध्यान रखना कि कहाँ एन्यूटी लेना है, कहाँ पे नहीं लेना। अब मुझे निकालना है प्रेजेंट वैल्यू 10% पे और यहाँ 11% पे, तो मैं कैश फ्लो की मल्टीप्लाई 10% वाले फैक्टर से करूँगी। तो पहली वैल्यू आएगी मेरी 909, दूसरी वैल्यू आएगी मेरी 826, तीसरी विल बी 1503 एंड द फोर्थ विल बी 6830, ठीक है। अब जब मैं 11% पे निकालूंगी तो इसकी मल्टीप्लाई मैं 11% वाले फैक्टर्स से करूंगी, तो मेरे पास आएगा 901, देन आई विल गेट 812, देन 1462 एंड फाइनली आई विल हैव 6587, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे इन वैल्यूज़ का करूँगी टोटल। तो जब मैं टोटल करूँगी, अपना कैलकुलेटर उठाओ और फटाफट टोटल करो, सिर्फ लेट के वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आएगा 10,068 और यहाँ पे आएगा 9762। अब देखो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी, हमारी इनिशियल कॉस्ट थी 10,000। तो मैं क्या करूँगी, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू आई है, इनमें से 10,000 माइनस करूँगी। जब मैं इस वाली वैल्यू में से 10,000 माइनस करूँगी तो तुम खुद देख पा रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी और यहाँ पे मेरी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो चलो एक बारी माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करके जो मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी फॉर द 10% वाले के लिए मेरे पास वैल्यू आएगी 68 और 11% वाली वैल्यू के लिए मेरे पास आएगा -238 माइनस का। अब ये हमारे हो गए दो स्टेप। अब हमें क्या करना है कि सेम जो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला हमने पहले लगाया था वही हमें लगाना है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था कि पहले हमें इंटरेस्ट रेट लेना है, तो मैंने 10% का इंटरेस्ट रेट ले लिया, प्लस जो मेरी वैल्यू आ रही है 10% वाली उसे हम ऊपर लिखेंगे। देन उसके बाद जो मेरी 10% की वैल्यू है उसे लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और फिर माइनस की जो दूसरे फैक्टर की वैल्यू है उसे लिखेंगे 238 और मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द चेंज ऑफ रेट। 10 और 11% में कितने का चेंज है? 1% का, तो मैं 1% से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब मैं उसे फर्दर सॉल्व करूंगी ना तो तुम्हारे पास 10.22% आएगा। देखो अब हमारे पास क्या है कि हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि हमें एक्चुअली में ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं, मतलब हमें इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। देखो हमारी कॉस्ट थी 14% और हमें जो प्रॉफिट होगा इस प्रोजेक्ट से वो 10.22 होगा। तो तुम खुद बताओ कि हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए, मेरी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और मेरे पास जो बेनिफिट आएगा, मतलब जो रिटर्न आएगा वो 10.22% पे आएगा, तो मैं इस प्रोजेक्ट को कर दूंगी रिजेक्ट। ओके, यहाँ पे डिसीजन क्राइटेरिया देख लेते हैं IRR का। तो IRR को हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, जैसे हमने अभी क्वेश्चन में करा, ठीक है। अगर हमारा वो IRR से ज़्यादा आ रहा होता है तो हम उसे IRR अगर हमारा ज़्यादा आ रहा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वरना रिजेक्ट कर देते हैं, सेम जैसा अभी हमने किया है। मेरिट क्या है IRR की कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बेस्ड है, सारे कैश फ्लो को कंसीडर करती है, ठीक है। और इसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू अप्लाई है। देखो वैसे तो मैं इस मेरिट के साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, बट ये बुक में तुम्हें दे रखी है। कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो हमारा गोल है उसके साथ ये जाता है। डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स ये है कि अगर इसे हम मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो रही है। ओ इजी टू अप्लाई मतलब ये एक्सेल की बात कर रहे हैं। जब तुम एक्सेल में तुमने प्रैक्टिकल किया होगा तो तुम्हें पता होगा कि सिंपल एक्सेल में एक फॉर्मूला दिया होता है IRR का, तुम्हें कुछ नहीं करना होता है, इक्वल्स टू IRR लिख देना होता है, तुम्हारा फॉर्मूला आ जाता है। तो देयर इट इज़ ईजी टू कंप्यूट, बट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग मैनुअली इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। इन केस ऑफ नॉन कन्वेक्शनल कैश फ्लो इट पॉसिबल टू गेट मल्टीपल IRR। नॉन कन्वेक्शनल कैश फ्लो क्या होता है? देखो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन था
था, यहाँ पे सारे कैश फ्लो जो थे वो पॉजिटिव थे, कुछ भी नेगेटिव नहीं थे। तो ये कॉन्वेक्शनल कैश इनफ्लो है। अगर नॉन कॉन्वेक्शनल होता तो कुछ पॉजिटिव हो सकते थे, कुछ नेगेटिव हो सकते थे। तो जिस केस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं ना, तो उस केस में डिसीजन हमारा ईजिली हमें नहीं मिल पाता। ठीक है, यहाँ पे एज्यूम किया जाता है कि री इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न जो है इंटरमीडिएट कैश इनफ्लो का, मतलब मेरा मान लो 1,000 रुपये ये जो आया, इसे जब मैं फिर से इन्वेस्ट करूँगी ना, तो मैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे ही करूँगी, मतलब 10.22% पे ही मैं इसे री इन्वेस्ट करूँगी। बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो सकता है कि जब तक तुम्हारे पास 10,000 आएंगे और तुम उसे री इन्वेस्ट करने जाओगे, IRR पे ना तुम कर पाओ, हो सकता है 9% पे तुम्हें री इन्वेस्टमेंट करना पड़े। तो ये वाली एजम्पशन कभी कभी ट्रू नहीं होती है, और इस केस में ये इसकी डिमेरिट बन जाती है। अगर इस वीडियो के तुम्हें नोट्स चाहिए, ये पूरे जो नोट्स हैं मेरे, ये जो मैं जिनसे तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ये जहाँ पे मैंने पूरे सॉल्यूशंस वगैरह अटैच करे हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल पर बने रहो।